दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मनुष्य की आहार नाल में पाचन की क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट के अंत को दर्शाता विभिन्न अवस्थाओं में इंगित ए बी सी डी एंजाइम को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। देखो दोस्तों, पहला हमारा है स्टार्च को माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए एंजाइम काम आती है एमाइलेज। कौन सी एंजाइम काम आती है? एमाइलेज। तो दोस्तों ए हमारा क्या होगा? एमाइलेज। देखो सभी में ए एमाइलेज है, कोई बात नहीं। फिर देखो दोस्तों, लैक्टोज को ग्लैक्टोज में चेंज करने के लिए एंजाइम जो काम आती है वो है लैक्टेज। कौन सी आती है? लैक्टेज। तो बी का कौन सा होगा हमारे पास? लैक्टेज। तो ये आंसर हो गया बी, लैक्टेज। देखो इसमें इन्वर्टेज कट गया, माल्टेज कट गया और माल्टेज कट गया। अगला क्वेश्चन देखो, माल्टोज को माल्टेज में बदलने के लिए कौन सी एंजाइम काम आएगी? माल्टेज। कौन सी आएगी? माल्टेज। तो सी का क्या होगा? माल्टेज। उसके बाद सुक्रोज को फ्रुक्टोज में चेंज करने के लिए सुक्रेज एंजाइम काम आती है। कौन सी एंजाइम काम आती है? सुक्रेज। और सुक्रेज का दूसरा नाम है इन्वर्टेज। कौन सी है? इन्वर्टेज। तो डी का क्या होगा? इन्वर्टेज। तो 71 का हमारा आंसर क्या हुआ है? फोर्थ आंसर हुआ। क्या हुआ है? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंबे समय तक उपवास में रहते समय सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, इसके पश्चात वसा और अंत में प्रोटीन तथा उपाप से पदार्थों का प्रयोग करें। दूसरा, सर्वप्रथम वसा, इसके पश्चात यकृत पेशियों में संग्रहित ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का, अंत में प्रोटीन का उपयोग करें। सर्वप्रथम लिपिड का प्रयोग करें, फिर प्रोटीन तथा अंत में कार्बोहाइड्रेट। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहता है तो उसको सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें क्या देता है? तुरंत ऊर्जा। आपको पता हो तो जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो हम ग्लूकॉन डी पीते हैं, जिसे बोलते हैं हम ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो यदि तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट खाइए, और अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए तो सबसे पहले वसा, वसा के बाद प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट। तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। सेकेंड नंबर पर आती है प्रोटीन, और तीसरे नंबर पर आती है कार्बोहाइड्रेट। पहला वसा, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो यदि कोई लंबे समय तक उपवास करता है तो सर्वप्रथम उसको क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, उसके पश्चात वसा और अंत में प्रोटीन और उपाप से पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। तो 72 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, HB क्या है? प्रजनन वर्णक, श्वसन वर्णक, कार्बोहाइड्रेट और वसा। HB का मतलब है दोस्तों हीमोग्लोबिन। HB का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, O2 का परिवहन करता है। क्या करता है? O2 का परिवहन करता है। तो जो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा वो एक तरह से क्या होगा? जो हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? O2 को अंदर लेते हैं, इसलिए ये एक तरह का क्या है? श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक। तो 73 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मिलाना है। दोस्तों देखो, जैविक क्षमता जो होती है हमारे ये फेफड़ों की, जो जैविक क्षमता होती है वो होती है 500 ml होती है। तो ई का आंसर क्या होगा? थर्ड। तो दोस्तों देखो ये दोनों गलत हो गए, ई का क्या हो गया? थर्ड हो गया। नेक्स्ट दोस्तों हम बी मिलाते हैं तो बी का आंसर होगा हमारा, जो निःश्वसित आरक्षित आयतन जो होता है वो कितना होता है? 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000। निःश्वसित जो हमारा आयतन जो होता है वो कितना होता है हमारा? 2500 से 3000 ml होता है। कितना होता है? 2500 से 3000। तो बी का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो दोस्तों बी का फर्स्ट किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ए का 3, बी का फर्स्ट। अब दोस्तों देखो सी, ऊष्ण शोषित आरक्षण आयतन का मान कितना होता है? ऊष्ण शोषित आरक्षण आयतन का जो हमारा मान होता है वो होता है 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000 ml। तो इसका क्या होगा? सी का क्या होगा? सेकेंड। तो सी का क्या होगा? सेकेंड। अवशेष जो हमारा आयतन होता है वो कितना होता है दोस्तों? 1200 ml होता है। कितना होता है? 1200 ml। इसका कितना होगा? 5। उसके बाद जो हमारे फेफड़ों की जो जैविक क्षमता होती है वो कितनी होती है? 3400 से 4800 ml होती है। कितनी होती है? 3400 से 4800 ml। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 2, डी का 5 और ई का 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चित्र में मानव के रुधिर परिसंचरण का एक योजनाबद्ध आरेख दर्शाया गया है, जिसमें 4 भाग ए बी डी का नामकरण किया गया है। सही नामकरण के साथ कार्यप्रणाली के विषय में सही बात है। दोस्तों पहले तो ये देखो इनके नाम क्या क्या है। आपको याद हो तो हृदय की जो हम क्रियाविधि देखते हैं, तो हृदय की क्रियाविधि में क्या होता है? हृदय की जो क्रियाविधि होती है, यहाँ हमारी कोशिकाएं होती है और यहाँ होते हैं लंग्स। तो कोशिकाओं को काम करने के लिए शुद्ध रक्त चाहिए, तो यहाँ से शुद्ध रक्त लेते हैं। और शुद्ध रक्त कौन देती है? महाधमनी। कौन देती है?
धमनी। कोशिकाओं को शुद्ध रक्त कौन देती है? महाधमनी देती है। उसके बाद ये कोशिकाएं रक्त को किसको देती है? इस आलिंद को देती है। ये आलिंद कहाँ जाता है? रक्त को नीले में लेकर। देखो यहाँ से जो रक्त हृदय को देती है कोशिकाओं से, उसका नाम है महाशिरा। क्या नाम है? महाशिरा। फिर बाद में यहाँ से जो रक्त है, यहाँ हृदय से रक्त लंग्स पर ले जाती है। देखो यहाँ पर कैसा रक्त जा रहा है? इनप्योर रक्त जा रहा है। इनप्योर रक्त कौन ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। कौन ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। उसके बाद लंग से इस हृदय के अंदर जो रक्त को लेके जाती है उसका नाम क्या? फुफ्फुस शिरा। क्या नाम है? फुफ्फुस शिरा। तो देखो पहला क्या है? पहला डी जो बोल रहा है वो है पृष्ठमार्ग धमनी। डी पृष्ठमार्ग धमनी नहीं है, डी कौन सी है? फुफ्फुस धमनी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ए है फुफ्फुस शिरा। जो ए है वो हमारी फुफ्फुस शिरा है। फुफ्फुस शिरा में वी ऑक्सीजनीकृत रक्त। देखो यहाँ लिखा वी ऑक्सीजनित रक्त। यहाँ से जो रक्त आता है वो कैसा आता है? ऑक्सीजनित रक्त आता है। तो ये भी आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। बी दे रखा फुफ्फुस धमनी। जो हमारी ये जो हमारी बी है वो बी क्या है? बी है महाधमनी। तो ये भी आंसर क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। सी बोल रहा महाशिरा। देखो इसको बोला ना सी है महाशिरा। ये सी महाशिरा है। रुधिर को शरीर के भागों से आलिंद तक ले जाती है। देखो ये कोशिकाओं से रक्त को कहाँ ले जा रही है? आलिंद तक ले जाती है। और यहाँ पर जो दाब होता है CO2 का वो कितना होता है? 45 mmHg। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सही मारक जिसके होकर हृदय में एक स्पंद पैदा करने के लिए आवेश का चलन होता है? तो आपको पता है जब हमने हृदय पढ़ा, हृदय के अंदर ये हमारा हृदय यहाँ होता है एसए नोड। कौन सी नोड होती है? एसए नोड। यहाँ कौन सा होता है? एवी नोड होता है। एसए नोड के बाद कौन होता है? एवी नोड। और यहाँ पता हो तो यहाँ हिज बंडल होते हैं। यहाँ क्या होते हैं? हिज बंडल। ये हो गया हमारा हिज बंडल। हिज बंडल से जो आवेग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? यहाँ पर पुरकिंजे तंतु के पास जाते हैं। हिज बंडल से आवेग कहाँ जाते हैं? पुरकिंजे तंतु। और पुरकिंजे तंतु से हमारे ये जो ये हृदय की भित्तियाँ यहाँ पर आवेग संचरित होते हैं। तो फिर कहाँ जाएगा? हृदय भित्तियों पर। कहाँ जाएगा? हृदय भित्तियों पर। तो सबसे पहले जो हमारे आवेग है वो जाते हैं एसए नोड। एसए नोड से जाते हैं एवी नोड। और एवी नोड से जाते हैं हिज मंडल। और हिज मंडल से जाते हैं पुरकिंजे तंतु। और पुरकिंजे तंतु से कहाँ जाते हैं आवेग? हृदय। तो देखो पहला क्या है? एसए नोड से बोल रहा है पुरकिंजे तंतु। नहीं सर, एसए नोड से एवी नोड के अंदर जाएगा तो ये गलत हो गया। एवी नोड से एसए नोड नहीं, एसए नोड से एवी नोड में, ये भी गलत बोल रहा है। एवी नोड से हिज मंडल में नहीं जाएगा। और यहाँ देखो एसए नोड से कहाँ जा रहा? एवी नोड। एवी नोड से कहाँ जा रहा? हिज बंडल। और हिज बंडल से कहाँ जा रहा? पुरकिंजे तंतु। और पुरकिंजे तंतु से जो हमारे आवेग है वो कहाँ जा रहा? हृदय पेशियों में। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए नामांकित चित्र भागों को पहचानना है। यहाँ हमें पहचानना जो हमारा ABC जो भाग दे रखे उनके काम और नाम देखने उनके साथ में। तो देखो सबसे पहले ये जो होती है इसे हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी नलिका। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी नलिका। जो ई जो हमारी है वो क्या है? मूत्रवाहिनी नलिका। तो देखो ई के अंदर मूत्रवाहिनी नलिका किस में दे रखा? देखो यहाँ कॉर्टेक्स देख रहा, गलत हो गया। यहाँ पेल्विक दे रखा, गलत हो गया। देखो यहाँ पर भी मूत्रवाहिनी है, यहाँ पर भी मूत्रवाहिनी और यहाँ पर भी मूत्रवाहिनी। अब देखो ये देखो जो हमारे कॉर्टेक्स के अंदर ये ऐसे धसे हुए होते हैं, ये जो होते हैं ये क्या है? ये नेफ्रॉन है। ये हमारे जो किडनी होती है इस किडनी के अंदर की साइड धसे होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं। जो नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं, हमें ए में नेफ्रॉन दिखना चाहिए। ए में क्या दिखना चाहिए? नेफ्रॉन। देखो दोस्तों ए में यहाँ कॉर्टेक्स दे रखा है, इसमें यहाँ में कॉर्टेक्स दे रखा और यहाँ क्या दे रखा? कॉर्टेक्स। और यहाँ क्या दे रखा है? नेफ्रॉन दे रखा है। तो ए का हमारा नेफ्रॉन है, डी का हमारा क्या है? डी का हमारा मूत्रवाहिनी नलिका हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पर भी ए का क्या दे रखा है? नेफ्रॉन। और बी का क्या दे रखा? मूत्रवाहिनी नलिका। जो हमारा ये होता है इसे हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। जो अंदर जो धसे हुए भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेडुला कहलाते हैं। तो सी क्या होगा? मेडुला। तो देखो सी मेडुला, सी मेडुला। यहाँ पेल्विक और यहाँ पेल्विक। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर रहेगा ए नेफ्रॉन, बी कॉर्टेक्स, सी मेडुला, डी मूत्रवाहिनी और ई क्या रहेगा? पेल्विक गड्ढा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। देखो यूरेमिया और हिमेचूरिया, कीटेनूरिया, ग्लाइकोसूरिया और प्रोटेनूरिया। सबसे पहले हम बात करें
जो हमारा यूरेमिया क्या होता है, यूरेमिया का मतलब होता है रक्त में यूरिया की मात्रा। यूरेमिया का मतलब क्या होता है, रक्त में यूरिया की मात्रा। तो जो हमारा यूरेमिया होगा उसका मतलब है मूत्र में यूरिया की उपस्थिति क्या कहलाता है, यूरेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरेमिया कहलाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो हिमेचूरिया का मतलब होता है रक्त में जो हमारा मूत्र होता है उस मूत्र में रक्त के कणों की उपस्थिति या रक्त की उपस्थिति क्या कहलाती है, हिमेचूरिया कहलाती है। कीटोनूरिया का मतलब दोस्तों रक्त में कीटोन की उपस्थिति, मूत्र में या मूत्र में कीटोन की उपस्थिति। ग्लाइकोसूरिया का मतलब है दोस्तों मूत्र में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की उपस्थिति। और प्रोटोनूरिया का मतलब दोस्तों जो हमारा मूत्र होता है उसमें प्रोटीन की उपस्थिति। तो यूरेमिया का मतलब क्या हुआ, मूत्र में यूरिया की उपस्थिति। हिमेचूरिया का मतलब क्या हुआ, हमारा जो मूत्र होता है उसमें जो ग्लूकोज की उपस्थिति या रक्त की उपस्थिति, हिमेचूरिया का मतलब है हमारे जो मूत्र होता है उसमें रक्त की उपस्थिति। कीटोनूरिया का मतलब होता है रक्त में कीटोन की उपस्थिति। और ग्लाइकोसूरिया का मतलब है रक्त में ग्लाइकोजन की या ग्लूकोज की उपस्थिति। और प्रोटोनूरिया का मतलब क्या है, जो हमारा मूत्र है उसमें प्रोटोन की उपस्थिति। ए का क्या आएगा 5, देखो इसमें ए का 4 आ रहा गलत हो गया, इसमें ए का 3 आ रहा गलत हो गया, इसमें ए का 2 गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे। बी का मतलब क्या है, हिमेचूरिया का मतलब है मूत्र में रक्त की मात्रा, तो बी का क्या आएगा 3rd। तो इसमें हमारे बी का 3rd है और इसमें भी बी का क्या है 3rd है। सी का देखो कीटोनूरिया का मतलब मूत्र में कीटोन की उपस्थिति, तो सी का आएगा 2nd। इसमें सी आ रहा कौन सा, सी का आ रहा 4th और इसमें आ रहा सी का 2nd। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डी का आंसर क्या आएगा, डी का आएगा ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होगा, मूत्र में ग्लाइकोजन की मात्रा, 4th हो गया। और ई का प्रोटोन का मतलब मूत्र में प्रोटीन की मात्रा, इसका क्या हो गया 1st हो गया। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या होगा 78 का 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेशियां किसकी उपस्थिति के कारण लाल होती है। पेशियों के अंदर एक जो वर्णक होता है उसका नाम है मायोग्लोबिन। क्या नाम है, पेशियों के अंदर मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। इस मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो हमारा जो पेशियां होती है उसमें रंग कैसा होता है, लाल होता है। और मायोग्लोबिन के साथ अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। तो 79 का क्या होगा दोस्तों आंसर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेशी संकुचन का कारक क्या है। तो देखो दोस्तों पेशी संकुचन में एक्टिन काम आते हैं और एक आते हैं मायोसिन। पेशी संकुचन में एक्टिन व मायोसिन 2 प्रकार के संकुचन कारक काम आते हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या बोल सकते हैं, एक्टोमायोसिन। क्या बोलते हैं, एक्टोमायोसिन। तो पेशी संकुचन में एक्टिन व मायोसिन तंतु काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर से आवेग ले जाने वाली तंत्रिका का नाम क्या है। देखो जो हमारा मस्तिष्क का भाग होता है, मस्तिष्क से जो हमारे आवेग, जो मस्तिष्क से जो हमारे शरीर के अंगों तक जो आवेग ले जाती है वो होती है कौन सी, हमारी अभिवाही। कौन सी होती है, अभिवाही होती है। तो 81 का आंसर क्या आ गया दोस्तों, 2nd आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्व के गुणों को परिभाषित किया गया और इनका गुण सही दिया गया। आपको सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक आधार के पार बताना है कौन सा गुण सही दिया गया। देखो आपको ध्यान रखना, सिंपैथेटिक मतलब क्या, मतलब हर चीज को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथिक का मतलब क्या, हर चीज को कम करता है। तो देखो यहाँ आँख की पुतली को फैलाएगा कौन, सिंपैथिक, और आँख की पुतली को सिकुड़ेगा कौन, पैरासिम्पैथिक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2nd आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न 4 ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि उसके विवरण के अनुसार सही दिया गया। आपको ग्रंथि दी गई है और सामने दे रखे उसके काम दे रखे और आपको बताना कौन सा आंसर क्या है इसका सही दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखो थायराइड दे रखी है, बच्चों में अधिक क्रियाशीलता से बोना होता है। दोस्तों थायराइड की अधिक क्रियाशीलता से आदमी बोना नहीं होता है। ठीक है, बोनापन जो रोग होता है वो ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है। जो GH हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, उस ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है, बोनापन रोग होता है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो दोस्तों, थाइमस देगा किशोरावस्था के पश्चात छोटी होकर अक्रियाशील हो जाती है। देखो दोस्तों बच्चों के अंदर ये बड़ी होती है, उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका आकार छोटा होता है, लेकिन ये अक्रियाशील नहीं होती है। सी है पैराथ हार्मोन या पैराथायराइड कौन सा हार्मोन निकालती है, पैराथ हार्मोन निकालती है। इसका काम होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, और ये रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है वो कैल्शियम की मात्रा जो होती है अस्थियों की तरफ क्या करती है, गति करती है। तो इसका आंसर क्या दे रखा, पैराथ हार्मोन स्रावित करती है, जो कि हार्मोन वर्गीकरण की प्रक्रिया के दौरान रुधिर से कैल्शियम आयन की गति अस्थियों की तरफ ले जाती है। एकदम सही बात है दोस्तों। जो पैराथायराइड जो हमारी ग्रंथि होती है ये रक्त में
जो कैल्शियम की मात्रा उसको बढ़ाती है और इस कैल्शियम को रुधिर से कहाँ ले जाती है, अस्थियों की तरफ ले जाती है। तो इसका थर्ड आंसर हो गया। अगला एक बार चेक कर लेते हैं अग्नाशय के बारे में। लैंगरेंज की द्वीप की में स्थित डेल्टा कोशिकाएं जो हार्मोन स्रावित करती है वो लीवर में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को बढ़ाती है। नहीं सर, जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिका होती है, एक तो अल्फा होती है, एक बीटा होती है और एक डेल्टा होती है। जो अल्फा जो होती है वो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती है, जो बीटा होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है और डेल्टा जो होती है वो सोमेटोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। और ये सोमेटोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन के क्या करता है, विपरीत कार्य करता है। मतलब जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको क्या करता है, संदमित करता है। तो इसका आंसर भी गलत हो गया। तो 83 का आंसर क्या हुआ दोस्तों हमारा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हार्मोन उसके स्रोत का कार्य को निम्नलिखित में किसी एक में सही मिलाया गया। आपको हार्मोन दे रखा है, उसका सोर्स दे रखा है और उसका क्या दे रखा है, आपको कार्य दे रखा है, उसमें आपको सही मिलान देखना है। तो देखो दोस्तों, पहला है वैसोप्रोसिन। वैसोप्रोसिन जो होता है, देखो दोस्तों हमारी जो पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि से एक तो आगे वाला भाग होता है, एक पीछे वाला भाग होता है। आगे वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, GLAT और FP, ये तो आगे वाले भाग से निकलते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन और जो हमारा ADH जो हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, पीछे से निकलता है। तो पहला दे रखा है वैसोप्रोसिन। वैसोप्रोसिन बोलो या ADH बोलो एक ही बात है। ADH का पूरा नाम होता है एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन और इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रोसिन होता है। कौन सा होता है, वैसोप्रोसिन। ये जो वैसोप्रोसिन होता है जो हमारे मूत्र में जल की हानि को कम करता, बढ़ाता नहीं है। तो इसमें दे रखा मूत्र के द्वारा जल की हानि को बढ़ाता, हानि को बढ़ाता नहीं, हानि को कम करता है। दूसरा है नॉरएफिनेफ्रिन। नॉरएफिनेफ्रिन एड्रेनल के मेडुला भाग से, देखो हमारी जो एड्रेनल ग्रंथि होती है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स भाग होता है और एक कौन सा होता है, मेडुला भाग। देखो जो ये बाहर वाला जो भाग वाला ये वाला कहलाता है कॉर्टेक्स भाग, बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, मेडुला भाग। इस कॉर्टेक्स भाग से जो हार्मोन निकलते हैं वो तो निकलता है ग्लूकोकार्डियोइस, एक निकलता है मिनरोकार्डियोइस, एक निकलते हैं सेक्स हार्मोन। और जो मेडुला भाग होता है, मेडुला भाग से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है एफिनेफ्रिन और एक का नाम है नॉरएफिनेफ्रिन। तो ये जो नॉरएफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन जो हार्मोन निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, मेडुला भाग से। तो नॉरएफिनेफ्रिन के बारे में लिखा हुआ एड्रेनल के मेडुला भाग से, सही बात है। और ये दोनों हार्मोन है तो इन दोनों हार्मोन को बोलते हैं 3F हार्मोन, या इस ग्रंथि को बोलते हैं 3F ग्रंथि। 3F का मतलब है फियर, फाइट और फ्लाइट। मतलब जब उत्तेजना, लड़ाई और उड़ते समय इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है और इस समय जैसे घबराहट होगी तो जैसे ही हमारे शरीर में घबराहट होती है तो हृदय स्पंदन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, श्वसन दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और सतर्कता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नॉरएफिनेफ्रिन की जो निकलता है वो भी सही दे रखा है और इसका कार्य भी क्या दे रखा है, सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार, इसका आंसर तो सेकेंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो लिखा हुआ ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है निकलता है लैंगरहैंस द्वीपकण की बीटा कोशिका से। पहली बात ही गलत हो गई, बीटा कोशिका से कौन सा निकलता है, इंसुलिन निकलता है। अल्फा सेल से निकलता कौन, ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा सेल से क्या होता है, सीक्रेट होता है। ठीक है, तो इसका काम जो सोर्स है वही क्या दे रखा है, गलत दे रखा। फिर लगता है प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन इसके बारे में दे रखा पश्य पिटरी से। जो प्रोलैक्टिन होता है दोस्तों ये अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पश्य पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक लिखा हुआ हेटेरोजाइगस लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी को होमोजाइगस बोने पौधे स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराने पर अगली पीढ़ी में बोने पौधे प्रसिद्ध प्राप्त होंगे। देखो एक कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाना स्मॉल टी के साथ, ठीक है। अब इसमें आपको देखना इसमें से बोने पादप कितने प्राप्त होंगे। तो देखो इसका क्रॉस कराओगे तो इसके युग्मक बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके युग्मक बनेंगे स्मॉल टी। अब दोस्तों इसकी वंशावली बना लो, ये होगी इसकी वंशावली, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इधर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो दोस्तों ये पादप होगा अशुद्ध लंबा, ये होगा अशुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा, और ये पादप कैसा होगा, शुद्ध लंबा। तो दोस्तों 4 में से लंबे पादप कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1 लंबा पादप प्राप्त हो रहा है। मतलब प्रायिकता कितनी होगी, मतलब जो हमारा 4 पादप है इस 4 पादप में 3 पादप तो लंबे और 1 पादप कैसा मिल रहा है, बोना। मतलब 75% तो लंबे और 25% क्या बन रहे हैं, बोने मिल रहे हैं। तो अगली पीढ़ी में बोने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25%। कितनी हो जाएगी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक जनक से संबंधित 4 बच्चों का रक्त समूह दे रखा ए बी तथा ओ, दोनों जनकों का जीनोटाइप क्या होगा। देखो दोस्तों
जब किसी भी चार बच्चों का आपको जनक प्रूफ दे रखा है ए बी और ए बी और ओ, उस समय उसके माता पिता मतलब उसके पेरेंट्स कैसे होने चाहिए। देखो हम निकालते हैं, ये जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलते हैं, ऑप्शन के अनुसार। दोनों जनक ए समयुग्मजीवी, देखो देखो दोनों जनक यदि ए के होंगे तो इन बच्चों का जीनोटाइप क्या बनेगा, इनके पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा आई ए और आई ओ, और इसका क्या बनेगा आई ए और आई ओ। तो दोस्तों इससे हम देखेंगे दो तरह के ब्लड ग्रुप प्राप्त होंगे, एक तो ए प्राप्त होगा और एक कौन सा प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा। तो इससे हम ए बी और ओ प्राप्त नहीं कर सकते, पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है एक जनक एक समूह के समयुग्मजी तथा बी जनक विषम युग्मजी। देखो ए को बोल रहा है समयुग्मजी और बी को बोल रहा है विषम युग्मजी। देखो ये आई ए और आई ए और इधर से बोल रहा है ये आई बी और आई ओ। देखो ओ लाने के लिए दोनों तरफ ओ होना जरूरी है, इसलिए इस वंशावली से ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट देखो एक जनक ए समूह के विषम युग्मजी तथा अन्य बी जनक के विषम युग्मजी। देखो इसकी पेडिग्री बनाते हैं। दोस्तों इसकी पेडिग्री देखते हैं। देखो ये बोल रहा है ए जनक विषम युग्मजी, ए भी बोल रहा है विषम युग्मजी और बी भी बोल रहा है विषम युग्मजी। तो देखो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या बनेगा आई ए और आई ओ। इसका क्या बनेगा दोस्तों आई बी और आई ओ। जब इसका हम पेडिग्री बनाते हैं तो इसकी पेडिग्री ऐसी दिखाई देती दोस्तों, आई ए और आई ओ, आई बी और आई ओ। देखो दोस्तों इसका क्रॉस कराओगे तो आई ए आई बी, इसका कराओगे तो आई बी और आई ओ, इसका कराओगे तो आई ए और आई ओ, इसका कराओगे तो आई ओ और आई ओ। तो देखो दोस्तों ए बी प्राप्त हुआ, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर ओ। तो देखो यदि हमें चार बच्चों का रक्त समूह ए बी तथा ओ प्राप्त करना है तो उस स्थिति में दोनों जनकों का ब्लड ग्रुप तो होना चाहिए, एक का ए होना चाहिए, एक का बी होना चाहिए और दोनों ही कैसी अवस्था में होना चाहिए, विषम युग्मजीय अवस्था में होना चाहिए, तब हमारा आंसर सही आएगा। ये बोला दोनों जनक बी सम युग्मजीय अवस्था में होंगे तो सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये बोला शुक्र जनन के दौरान गुणसूत्र के अलग ना होने पाने कारण नॉर डिसेक्शन के कारण कुछ शुक्राणु में दोनों लिंग गुणसूत्र 22A+XY तक, कुछ शुक्राणु में एक भी लिंग गुणसूत्र 22A+0 नहीं आ पाते। यदि ऐसे शुक्राणु सामान्य अंडाणु 22A+X से निश्चित होते तब संततियों में किस प्रकार की वंशावली प्राप्त होगी। देखो ये एक तो ऐसी स्थिति बोल रहा है, ऐसी स्थिति कब होती है और एक हमारी ऐसी स्थिति कब होती है। आपको दो रोग नाम सुने होंगे, एक का नाम होता है क्लाइनफेल्टर, एक का नाम होता है टर्नल सिंड्रोम। देखो ये जो स्थिति आती है आपको पता हो, टर्नल सिंड्रोम जो होता है वो XO के कारण आता है, मतलब एक X गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हमारा पहला जो होगा वो किसके कारण होगा, टर्नल सिंड्रोम। और आपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नाम सुना होगा, X गुणसूत्र की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, क्लाइनफेल्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना कौन सा युग्म दे रखा जो सही नहीं है। देखो दोस्तों ये जो है नियम चारगाफ का नियम है, चारगाफ का नियम क्या कहता है, चारगाफ का नियम। देखो चारगाफ का नियम कहता है प्यूरिन की मात्रा जो होती है वो किसके बराबर होनी चाहिए, पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर होनी चाहिए। जो प्यूरिन की मात्रा जो होगी वो किसके बराबर होगी, पिरिमिडिन के बराबर होगी। पिरिमिडिन कौन कौन से, थाइमिन और साइटोसिन, और प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। मतलब एडेनिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर, थाइमिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर। मतलब A+G की जो मात्रा होती है वो किसके बराबर होनी चाहिए, T+C के बराबर होनी चाहिए। तो A+G और T+C, तो ये मात्रा तो क्या रहेगी, बराबर सही दे रखा। लेकिन इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है, A+T, मतलब इसकी मात्रा और इसकी मात्रा का योग बराबर, ये जरूरी नहीं है। फिर देख लो अगला बोल रहा A और T। देखो जब A+G बराबर T+C है तो हम नहीं बोल सकते A/T जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, थर्ड आंसर होगा। ये चारगाफ के नियम की पालना नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों,
निम्नलिखित में किस एक जोड़े के कोडॉन उनके कार्य और विशिष्ट अम्लों के संकेत में सही दे रखा है? AUG और ACG आरंभक कोडॉन। हाँ, ए जो देखो AUG आरंभक कोडॉन होता है लेकिन ACG आरंभक कोडॉन नहीं होता है। UAA ये जो कोडॉन होता है वो समापक कोडॉन होता है, ल्यूसीन का कोडॉन नहीं करता है। जो ये जो GUC होता है वो एलिनिन का नहीं करता है, ये ल्यूसीन को कोडित करता है। फिर अगला लिखा है UAG और UGA। देखो दोस्तों, हमारे पास 3 प्रकार के समापक कोडॉन होते हैं। समापक कोडॉन की बात करें, टर्मिनेट कोडॉन की बात करें तो 3 प्रकार के जो प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है उन्हें बोलते हैं समापक कोडॉन। एक तो होता है UAA, एक होता है UAG और एक होता है UGA। ये तीनों जो कोडॉन होते हैं वो कैसे कोडॉन होते हैं? समापक कोडॉन होते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4th आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको चित्र दे रखा है और उसमें डीएनए प्रतिकृति के बारे में आपको बताना है। दोस्तों देखो, डीएनए प्रतिकृति जो होती है, जो हमारी डीएनए प्रतिकृति होती है वो कैसे होती है? 3' से 5' की ओर। तो दोस्तों देखो, इसमें 3' से, इसमें 5' से 3' दे रखी थी, ऑप्शन हो गया हमारा गलत। इसमें दे रखी है 3' से 5' और 3' से 5' और इसमें भी दे रखी है। इसमें देखो, इसमें दोस्तों 5' से 3' दे रखी, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। इस वाले ऑप्शन में देखो दोस्तों, ये देखो ये तो उल्टा ही दे रखा है। ऐसे प्रतिकृति कभी नहीं होती है। डीएनए की प्रतिकृति जो होती है, एक सिरे में तो प्रतिकृति सतत होती है, मतलब लगातार होती है, और दूसरे सिरे में प्रतिकृति क्या होती है? छोटे छोटे खंडों के रूप में होती है। उन खंडों को हम बोलते हैं ओकाजाकी खंड, और इन ओकाजाकी खंडों को हम लाइगेज एंजाइम की सहायता से हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इसमें देखो 5' से 3' हो रही है, सॉरी 3' से 5' और इसमें भी क्या हो रही है? 3' से 5' हो रही है। तो चौथा आंसर हमारा क्या है दोस्तों? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको कुछ रोग दे रखे, उन रोगों के सामने रोग फैलाने वाले कारक मतलब वाहक के रूप में आपको दे रखे और आपको आंसर का सही मिलान करना है। देखो, आपने सुना होगा जो हमारा सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी और एक प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस, ये दोनों जो होते हैं टाइफाइड रोग को, जो हमारा जो मलेरिया रोग होता है, इस मलेरिया टाइफाइड रोग को क्या करता है? कोज करता है। और एक लिखा हुआ है हमारे पास एंट अमीबा हिस्टोलिका। जो एंट अमीबा जो हिस्टोलिका जो होता है वो क्या करता है? हमारा एक रोग होता है जिसका नाम है अमीबियस रोग, उसको क्या करता है? फैलाता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका का आंसर क्या होगा? 5। तो मतलब जो हमारा बी होगा, बी का 5 होगा। तो ये दोस्तों हमारे ऑप्शन कट गए नीचे वाले। अब 2 ऑप्शन बचे दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला एक तो जो हमारा साल्मोनेला टाइफी रोग होता है, ये जो रोग होता है साल्मोनेला टाइफी रोग जो होता है, इस रोग के अंदर जो होता है वो हमारा क्या होता है? इसके अंदर होता है कौन सा रोग? निमोनिया रोग होता है। साल्मोनेला टाइफी के अंदर कौन सा रोग होता है? जो हमारा कौन सा होगा? सॉरी, साल्मोनेला टाइफी के अंदर हमारा टाइफाइड रोग होगा। कौन सा होगा? टाइफाइड रोग। अगला लेगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस, ये मलेरिया रोग फैलाता है। और मलेरिया कौन सा? मैलिग्नेंट मलेरिया, मतलब इस मलेरिया रोग में क्या हो जाती है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों देखो, सी का फर्स्ट, इन दोनों में देखो सी का फर्स्ट यही आ रहा है। फिर अगला दोस्तों मिला देते हैं, ई का कौन सा आएगा? ई का आएगा 4, तो ई के अंदर आ गया 4। उसके बाद दोस्तों डी जो होता है, इस वुसनेरिया ब्रैकिफाइट के कारण जो हमारा रोग होता है वो कौन सा होता है? एलिफेंटियस जो होता है, इसको रोग को फैलाने वाला कारक होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? हमारा सेकेंड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, टोटीपोटेंसी आधारित है। देखो दोस्तों, टोटीपोटेंसी की बात करें तो टोटीपोटेंसी पादपों का गुण है, पादपों का एक विशेष गुण है। जो पादपों की विशेष गुण, किसी भी कोशिका को हम उत्तक संवर्धन में उपयोग के लेकर उसे संपूर्ण पादप बनाने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? टोटीपोटेंसी। और जो ये प्रोसेस जो होता है वो किसके अंदर होता है? पीटीसी के अंदर होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब पादप उत्तक संवर्धन में। तो टोटीपोटेंसी किस पर आधारित है? उत्तक संवर्धन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 2 पारिस्थितिक तंत्र के मध्य अतिव्यापन को कहते हैं। देखो जैसे मान दोस्तों, ये वाला पारिस्थितिक तंत्र और ये वाला पारिस्थितिक तंत्र, ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाते हैं तो अतिव्यापित हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हम इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा जो होता है इकोसिस्टम फर्स्ट हो गया और ये हमारा इकोसिस्टम सेकेंड हो गया। जो इकोसिस्टम जो फर्स्ट और सेकेंड का जो संकुल बनेगा, तो इस पूरे संकुल को हम क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इकोटोन बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में शेर होते हैं। दोस्तों हम खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं तो आपको पता है, एक तो उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद एक उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता जो होता है सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता, फिर बाद में द्वितीयक उपभोक्ता और फिर बाद में तृतीयक उपभोक्ता।
उत्पादक की बात करें दोस्तों, वे जीव होते हैं जो अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या रसायनों के द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करें, उन्हें हम बोलते हैं उत्पादक। और प्राथमिक इसके अंदर आते हैं घास, नीलहरित शैवाल, घास और कौन आते हैं, नीलहरित शैवाल आती है। उसके बाद हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता वे होंगे जो केवल उत्पाद को खाए, मतलब इसमें आएंगे शाकाहारी जीव, जैसे जो हिरण हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, खरगोश हो गया, ये सारे किस में आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में वे जीव आएंगे जो किसको खाए, प्राथमिक उपभोक्ता को खाए हुए जीव किस में आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में। इसमें दोस्तों जो आएगी हमारा आएगा बकरी, सॉरी इसमें कुत्ता आ जाएगा। इसमें जो मांसाहारी जीव है ना, कुत्ता है, जैसे कुत्ते के बाद हो गया हमारा कौन सा, सांप हो गया, चूहे हो गए, ये सारे किस में आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता वे होंगे जिसे खाद्य श्रृंखला में कोई दूसरा जीव खा नहीं सकता, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया और बाज हो गया। इनको खाद्य श्रृंखला में कोई दूसरा जीव खा नहीं सकता, इसलिए किस में आएंगे, तृतीयक उपभोक्ता में। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये बोला जल तनाव के समय इनमें से किसका उत्पादन होता है, स्टोमेटा बंद कर देते हैं। आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा दोस्तों, ABA, जिसे बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। जो एब्सिसिक अम्ल जो होता है, पादपों में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, कौन सी अवस्था, प्रतिकूल परिस्थितियां, मतलब पादप जो होता है जीर्णता की अवस्था की तरफ जा रहा होता है, उस समय पादपों के जो होता है वो रंध्र को क्या कर देता है, बंद कर देता है। इस रंध्र को बंद करने से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। वाष्पोत्सर्जन के रुकने से पादपों में जल की हानि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो और ये जो होती है विपरीत स्थितियों में क्रिया चलती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्टोमेटा के खुलने से संबंधित नहीं है। देखो सेक्स ने स्टोमेटा खुलने के संबंधित बताया था, जो हमारे K+ अवधारणा है, सोडियम अंदर आना, पोटेशियम बाहर जाना, ये भी किसके अनुसार होता है, K+ दे रखा है। लेविट अवधारणा भी जो होती है वो रंध्र के खुलने और बंद संबंधित, जो कार्पस कप्पा सिद्धांत होता है ये रंध्रों से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक पादप जिसका जीन प्रारूप आपको दे रखा है, इसमें स्वपरागण से F2PD का लक्षण प्रारूप बताना दोस्तों। देखो दोस्तों, ऐसे जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसमें देखो जीनोटाइप कितने बनेंगे, इसके जो होते हैं वो जीनोटाइप कितने बनेंगे। जीनोटाइप निकालने का सूत्र था 2n। n का मतलब है विषम युग्मकों की संख्या, तो यहाँ दोस्तों विषम युग्मक कितना, 1, तो 2 मतलब इसके कितने युग्मक बनेंगे, 2। अब युग्मक कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये A है, इस A के साथ कौन कौन है दोस्तों, इस A के साथ एक कैपिटल B है, स्मॉल b है, और कैपिटल C, इसके साथ भी कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल C। देखो दोस्तों, एक तो हमारा युग्मक बनेगा ये, और एक दोस्तों हमारा युग्मक बनेगा ये। अब देखो दोस्तों, एक तो हमारा जो युग्मक बना वो कौन सा बना, A, B और C, और एक बना A स्मॉल b C, इधर बना A कैपिटल B कैपिटल C, A स्मॉल b कैपिटल C। इसका क्रॉस कराओगे तो A B B और C, इससे बनेगा A B B और कैपिटल C। इसमें कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C। इधर देखो दोस्तों, कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c कैपिटल C। देखो दोस्तों, इसमें लंबा लक्षण अपना करेक्टर देगा, इसमें भी अपना जो प्रभावी होगा वो देगा, इसमें भी प्रभावी वो देगा। तो इसमें तो करेक्टर कौन इसका आएगा, ABC का आएगा। इसके अंदर भी कैपिटल A का, कैपिटल B का, और इधर से कौन सा आएगा, कैपिटल C का। इधर से भी करेक्टर किसका आएगा, कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C का। इधर से दोस्तों कैपिटल A का करेक्टर, इधर से कैपिटल B का, और इधर से कौन सा आएगा, कैपिटल C का करेक्टर आएगा। इसमें देखते दोस्तों, इधर से आएगा कैपिटल A का। अब देखो दोनों साइड स्मॉल b है, तो अब करेक्टर कौन देगा, जो हमारा अप्रभावी लक्षण जो होता है वो विषम युग्मकीय अवस्था पर अपने प्रभाव को क्या करता है, प्रकट करता है। और इधर से कौन सा देगा, कैपिटल C। देखो दोस्तों, ये तीनों तो एक जैसे लक्षण देंगे, और ये जो होगा वो अपना एक अलग लक्षण देगा। तो तीन लक्षण तो एक जैसे दे रहे, और एक क्या कर रहा है, अलग लक्षण दे रखा। तो इसका जो हमारा लक्षण प्रारूप होगा वो कितना होगा, 3:1। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के न्यूक्लियोटाइड के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइड का क्रम प्रयुक्त हो तो सैद्धांतिक रूप से कितने न्यूक्लियोटाइड अमीनो अम्ल को कोडित करेंगे। दोस्तों आपको पता हो, जब हमारा देखो दोस्तों, 4 का जो हमारा क्रम जो होता है, ये 4 का जो क्रम होता है 4 की पावर 3 होती है, तब 64 कोडॉन को कोड करता है। 4 × 4 × 4, तो तब हमारा टोटल कितने कोडॉन आता है, 64। अब बोल रहा 3 की जगह क्रम कितना करना है, 4 का करना है। तो 4 की पावर 4 जो होगी, 4 × 4 × 4 × 4। जब इसको दोस्तों आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 256।
56 आएगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका दोस्तों? फर्स्ट। दोस्तों 99 क्वेश्चन, सही कथन को चुनिए। पहला कथन जो हमारा प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन, एकदम बात सही है दोस्तों। ये पहला खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन था। ये पिता से यकृत और आमाशय से निकलता है और हमारे शरीर में समतापन का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा ए कथन क्या है? सत्य है। दूसरा कथन, अधिवक्र वलकुट की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। ये बात भी सही है दोस्तों। हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? एंडोडर्म से होती है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, एंजियोटेंसिन द्वितीय वाहिका संकीर्ण को उत्तेजित करता और रक्तदाब को बढ़ाता। दोस्तों ये बीपी को बढ़ाता नहीं, बीपी को कम करता है। दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। दूसरा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली। दोस्तों पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये पीयूष ग्रंथि होती है अग्रपाली, ये पश्य पाली। दोस्तों पश्य पाली से एक यहां से पश्य पाली से यहां से एक अवरोधी निकलती है जिसे हम बोलते हैं रादगे की धानी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रादगे की धानी बोलते हैं। तो ये भी हमारा कथन दोस्तों क्या है? सत्य है। मतलब डी कथन भी हमारा क्या है? सत्य है। मतलब ए बी और डी आंसर है दोस्तों इसका। ए बी और डी मतलब फोर्थ आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमें सही को देखना है कि कौन किसको जो होता है वो युग्मित, मतलब जो हमें यहाँ दे रखे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और उन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को हमें क्या करना? मिलान करना। कौन सा जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो सही नहीं दे रखा है। तो दोस्तों पहला जो होता है हैंगमैन कारक, हैंगमैन कारक जो होता है 12 होता है दोस्तों, ये बात सही है। थ्रोम्बिन जो कारक होता है वो दूसरा नहीं होता है। किसमिस कारक होता है वो छठा नहीं होता है। और जो प्रोवेंटिन कारक होता है वो भी 7वां नहीं होता। दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.